नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ISO 2709। ISO 2709 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग बहुत सारे कंप्यूटरों के बीच बिब्लियोग्राफिक डेटा को आसानी से आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जितनी भी लाइब्रेरी होती है, उनकी किताबों, पत्रिकाओं, ऐसी जितनी भी सामग्री होती है, उनकी जानकारी को आपस में आदान प्रदान करने के लिए ISO 2709 का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस लाइब्रेरी में कौन सी किताब उपलब्ध है, ये जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। ISO 2709 बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए ISO का एक स्टैंडर्ड है, यानी मानक है। ISO का एक स्टैंडर्ड है किसके लिए? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। कौन सा? ISO 2709 यानी 2709। हम ISO 2709 के बारे में पढ़ने से पहले ISO के बारे में पढ़ लेते हैं कि ISO क्या होता है। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जो ISO है, इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। 25 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ISO की स्थापना की थी। आधिकारिक तौर पर इसे 23 फरवरी 1947 को शुरू किया गया था। यानी जो ISO है, इसकी स्थापना तो कब होगी थी? 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में, परंतु इसे आधिकारिक तौर पर इसे शुरू किया गया था 23 फरवरी 1947 को। और ISO का मुख्यालय रखा गया था जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ISO है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जो ISO है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर और पब्लिशर है। ISO एक स्वतंत्र संगठन है, यानी स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, और यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित करती है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो ISO है, ये एक स्वतंत्र संगठन है, यानी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड्स का निर्माण करता है, यानी विकसित करता है स्टैंडर्ड्स को। अब हम देखते हैं ISO 2709 के बारे में। ISO 2709 ये ISO का स्टैंडर्ड है किसके लिए? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। ISO 2709 का टाइटल है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये इसका टाइटल है। अब हम देखते हैं जो ISO 2709 है, इसका मेंटेन कौन करता है, यानी इसको जो रख रखाव है, ये कौन करता है? तो इसका रख रखाव किया जाता है टेक्निकल कमिटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन द्वारा। इसका रख रखाव किया जाता है, यानी मेंटेन किया जाता है इसके द्वारा। अब हम ISO 2709 की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि इसका विकास किस तरह से हुआ था और कब हुआ था। सबसे पहले 1960 के दशक में लाइब्रेरी कार्ड पर मुद्रित जानकारी को इनकोड करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हेनरिट अब्राहम ने मार्क विकसित किया था। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में इसे ANSI या NISO स्टैंडर्ड Z39.2 1971 और ISO 2709 1973 के रूप में मानकीकृत किया गया था। यानी जो ISO 2709 है, इसको 1973 के अंदर विकसित कर लिया गया था। प्रारंभ में ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पहले मानकों में से एक था और इसे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट कहा जाता था। यानी जो ISO 2709 है, ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पहले स्टैंडर्ड्स में से एक था और इसे स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट कहा जाता था। ISO 2709 का सेकेंड एडिशन 1981 में डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑन मैग्नेटिक टेप नाम से आया था। यानी जो ISO 2709 है इसका सेकेंड एडिशन आया था 1981 के अंदर, और किस नाम से आया था? डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑन मैग्नेटिक टेप, इस नाम से आया था। और इसका जो करंट स्टैंडर्ड है ये दिसंबर 2008 में आया था। ISO 2709 एक कंप्यूटर रीडेबल रिकॉर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा है। यानी जो ISO 2709 है ये बिब्लियोग्राफिक डेटा के लिए एक कंप्यूटर रीडेबल रिकॉर्ड है, यानी जिसे कंप्यूटर पढ़ सके। बिब्लियोग्राफिक डेटा में सामान्यतया टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ISBN, ISSN आदि आते हैं। यानी जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है इसके अंदर टाइटल को भी शामिल किया जाता है, ऑथर को भी शामिल किया जाता है, सब्जेक्ट पब्लिकेशन को भी शामिल किया जाता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन को भी शामिल किया जाता है, ISBN नंबर को भी शामिल किया जाता है और ISSN नंबर को भी शामिल किया जाता है। इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है बिब्लियोग्राफिक डेटा के अंदर। अब हम ISO 2709 के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ISO 2709 रिकॉर्ड के 4 भाग हैं। पहला है रिकॉर्ड लेबल, दूसरा है डायरेक्टरी, तीसरा है डेटा फील्ड्स और चौथा है रिकॉर्ड सेपरेटर। इन चारों के बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड लेबल के बारे में। रिकॉर्ड लेबल में चॉइस कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें रिकॉर्ड की लंबाई फिक्स होती है। इसमें रिकॉर्ड की लंबाई और उसमें मौजूद डेटा का बेस एड्रेस शामिल होता है। इसमें ऐसे डेटा तत्व भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंडिकेटर और सब फील्ड आइडेंटिफायर के लिए कितने अक्षरों का उपयोग किया गया है। जो रिकॉर्ड लेबल है इसके अंदर चॉइस कैरेक्टर्स होते हैं और इनकी संख्या ये फिक्स होती है, इससे ये घटते बढ़ते नहीं है। इसमें फिक्स है कि चॉइस कैरेक्टर्स ही होंगे। अब हम इनके चॉइस कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि किस तत्व के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है रिकॉर्ड लेंथ, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है रिकॉर्ड स्टेटस कोड, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन कोड्स, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। चौथा है इंडिकेटर लेंथ, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद पांचवा है सब फील्ड आइडेंटिफायर लेंथ, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद छठा है बेस एड्रेस ऑफ डेटा, इसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं। फिर सातवां है फॉर यूज़र सिस्टम्स, इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। इसके बाद आठवां है लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद है लेंथ ऑफ स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद है रेस्ट, मतलब जितने भी बचे हुए हैं, इसके अंदर हैं 2 कैरेक्टर्स। ये टोटल चॉइस कैरेक्टर्स हो गए। अब हम ISO 2709 रिकॉर्ड के दूसरे भाग को देखते हैं जो कि है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक प्रकार के इंडेक्स या सूची के रूप में कार्य करता है जो ये बताता है कि रिकॉर्ड के भीतर विभिन्न डेटा फील्ड्स कहाँ स्थित हैं। डायरेक्टरी कई एंट्रीज से मिलकर बनी होती हैं और प्रत्येक डायरेक्टरी एंट्रीज रिकॉर्ड में मौजूद किसी एक विशिष्ट डेटा फील्ड से जुड़ी होती हैं। डायरेक्टरी रिकॉर्ड में फील्ड के लिए एंट्री की स्थिति प्रदान करती हैं, साथ में फील्ड टैग भी प्रदान करती हैं। एक डायरेक्टरी एंट्री के 4 भाग होते हैं।
और इसकी लंबाई 12 कैरेक्टर्स से अधिक नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्टरी एंट्री है इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है फील्ड टैग, इसके अंदर 3 कैरेक्टर होते हैं। दूसरा है लेंथ ऑफ द फील्ड, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स होते हैं। तीसरा है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन ऑफ द फील्ड, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। और चौथा है, ये ऑप्शनल है, इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफाइंड पार्ट है और इसके अंदर 1 कैरेक्टर होता है। इस तरह से ये टोटल 12 कैरेक्टर्स हो गए। पहला हो गया फील्ड टैग के अंदर 3 कैरेक्टर हो गए, फिर लेंथ ऑफ द फील्ड के अंदर 4 कैरेक्टर हो गए, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन ऑफ द फील्ड इसके अंदर 5 कैरेक्टर हो गए और आखिरी इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफाइंड पार्ट है, इसके अंदर 1 कैरेक्टर हो गया। इस तरह से ये टोटल 12 कैरेक्टर हैं। अब हम ISO 2709 का तीसरा भाग देखते हैं जो कि है डाटा फील्ड्स। ये वेरिएबल फील्ड्स हैं, यानी इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, ये बदलती रहती है। डाटा फील्ड एक स्ट्रिंग है जिसमें रिकॉर्ड में मौजूद सभी फील्ड्स और सब फील्ड डाटा शामिल होते हैं। अब हम ISO 2709 रिकॉर्ड का चौथा भाग देखते हैं जो कि है रिकॉर्ड सेपरेटर। इसके अंदर 1 कैरेक्टर होता है। ये सबसे अंतिम में प्रयुक्त किया जाता है और इसे हैशटैग या परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम ISO 2709 के क्षेत्र देख लेते हैं, यानी फील्ड्स देख लेते हैं। ISO 2709 रिकॉर्ड के 3 प्रकार के फील्ड्स हैं। पहला है रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड, दूसरा है रिजर्व्ड फील्ड और तीसरा है बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स। अब हम तीनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड। ये रिकॉर्ड की पहचान करता है और रिकॉर्ड बनाने वाले संगठन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड का टैग 001 है। जो रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड है ये रिकॉर्ड की पहचान करता है और रिकॉर्ड बनाने वाले संगठन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो भी रिकॉर्ड बनाता है उस संगठन द्वारा इसको निर्दिष्ट किया जाता है। और ये रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड का टैग है 001। ये रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड का टैग है। ISO 2709 का दूसरा फील्ड है रिजर्व्ड फील्ड। रिजर्व्ड फील्ड वह डेटा प्रदान करता है जो रिकॉर्ड के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक होता है, यानी जो रिजर्व्ड डेटा होता है ये वह डेटा प्रदान करता है जो रिकॉर्ड प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक होता है। आरक्षित फील्ड यानी रिजर्व्ड फील्ड, इसमें हमेशा 002 से लेकर 009 और 00A से लेकर 00Z श्रेणी का टैग शामिल होता है। यानी जो रिजर्व्ड फील्ड है इसके अंदर टैग होता है 002 से लेकर 009 तक और 00A से लेकर 00Z तक। ये 2 तरह के टैग इसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम ISO 2709 रिकॉर्ड का तीसरा फील्ड देखते हैं जो कि है बिब्लियोग्राफिक फील्ड। ये 010 से लेकर 99 तक और 0AA से लेकर ZZZ श्रेणियों में होते हैं। यानी जो बिब्लियोग्राफिक फील्ड है ये 2 श्रेणियों में होता है। पहला है 010 से लेकर 999 तक और 0AA से लेकर ZZZ तक होता है। ग्रंथ सूची क्षेत्रों में यानी बिब्लियोग्राफिक फील्ड में डेटा और एक क्षेत्र विभाजक यानी फील्ड सेपरेटर शामिल होता है।
यानी जो बिब्लियोग्राफिक फील्ड है इसके अंदर एक तो डेटा शामिल होता है और एक फील्ड सेपरेटर शामिल होता है। बिब्लियोग्राफिक फील्ड के दो उपभाग होते हैं, पहला है इंडिकेटर और दूसरा है आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिकेटर यानी संकेतक के बारे में। इसमें 0 से लेकर 9 कैरेक्टर्स तक होते हैं। इंडिकेटर्स आमतौर पर डेटा फील्ड के बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, यानी जो डेटा फील्ड है इसके बिल्कुल शुरुआत में जो आता है उसे इंडिकेटर कहते हैं। संकेतक आमतौर पर यानी इंडिकेटर आमतौर पर फील्ड की सामग्री, रिकॉर्ड में फील्ड और अन्य फील्ड के बीच संबंध या कुछ डेटा हेरफेर प्रक्रियाओं में आवश्यक कार्रवाई के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जो इंडिकेटर है ये फील्ड की सामग्री, रिकॉर्ड में फील्ड और अन्य फील्ड के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कुछ डेटा हेरफेर प्रक्रियाओं में आवश्यक कार्रवाई के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम बिब्लियोग्राफिक फील्ड का दूसरा उपभाग देखते हैं जो कि है आइडेंटिफायर। इसके अंदर भी 0 से लेकर 9 कैरेक्टर्स होते हैं। ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड के भीतर डेटा की पहचान करता है। जो आइडेंटिफायर होता है ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड के अंदर डेटा की पहचान करता है। आइडेंटिफायर में एक विभाजक और एक पहचान कोड के साथ साथ डेटा युक्त एक पारिभाषिक लंबाई वाली स्ट्रिंग शामिल होती हैं। यानी आइडेंटिफायर के अंदर एक विभाजक और एक पहचान कोड शामिल होता है और इन दोनों के साथ साथ डेटा युक्त पारिभाषिक लंबाई वाली स्ट्रिंग भी शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ISO 2709 कंप्लीट होता है। इसके अंदर दो शॉर्ट नेम आए थे, ANSI और NISO। इन दोनों का पूरा नाम देखते हैं। पहले देखते हैं ANSI। इसका पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और NISO का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर हमारा ISO 2709 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ISO के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका विकास 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर किया था और इसे आधिकारिक तौर पर 23 फरवरी 1947 को शुरू किया गया था। और ISO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर और पब्लिशर भी है। ISO एक स्वतंत्र संगठन है और ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड्स का विकास करती है। यानी जो मानक होते हैं उनका विकास करती है ISO। अब हम देखते हैं ISO 2709 के बारे में। ये ISO का स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए और जो इसका टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ISO 2709 को मेंटेन किया जाता है टेक्निकल कमिटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी इसका रखरखाव कौन करता है? टेक्निकल कमिटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसका विकास किस तरह से हुआ था। सबसे पहले 1960 के दशक में लाइब्रेरी कार्ड पर मुद्रित जानकारी को इनकोड करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हेनरी अब्राहम ने मार्क विकसित किया था। यानी सबसे पहले किसका विकास किया गया था? मार्क का। किसके लिए किया गया था? लाइब्रेरी कार्ड पर मुद्रित जानकारी को इनकोड करने के लिए। और ये किसके द्वारा किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हेनरी अब्राहम के द्वारा।
फिर 1970 के दशक की शुरुआत में इसे ANSI या NISO स्टैंडर्ड Z39.2 1971 और ISO 2709 1973 के रूप में मानकीकृत किया गया था। यानी जो ISO 2709 है, इसको कब विकसित किया गया था? 1973 के अंदर विकसित किया गया था। और ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पहले मानकों में से एक था और इसे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट कहा जाता था। और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1981 में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑन मैग्नेटिक टेप। और इसका जो वर्तमान में करंट एडिशन है वो आया था दिसंबर 2008 के अंदर, जिसे ISO 2709 2008 भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि ISO 2709 एक कंप्यूटर रीडेबल रिकॉर्ड है बिब्लियोग्राफिक डेटा के लिए। और बिब्लियोग्राफिक डेटा में सामान्यतः टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ISBN, ISSN शामिल होता है। इसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709 के बारे में देखा। ISO 2709 रिकॉर्ड के 4 भाग होते हैं। पहला है रिकॉर्ड लेवल। इसमें 24 कैरेक्टर होते हैं और इसमें रिकॉर्ड की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है। और इसमें ऐसे डाटा तत्व भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंडिकेटर और सब फील्ड आइडेंटिफायर के लिए कितने अक्षरों का उपयोग किया गया है। इसमें रिकॉर्ड की लंबाई और उसमें मौजूद डेटा का बेस एड्रेस शामिल होता है। इसका पहला एलिमेंट है रिकॉर्ड लेंथ। इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। फिर है रिकॉर्ड स्टेटस कोड, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। और इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन कोड, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद है इंडिकेटर लेंथ, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। फिर है सब फील्ड आइडेंटिफायर लेंथ, इसके अंदर भी 1 कैरेक्टर है। फिर है बेस एड्रेस ऑफ डेटा, इसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं। फिर है फॉर यूज़र सिस्टम्स, इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। फिर है लेंथ ऑफ डाटा फील्ड, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। और फिर आखिरी है रेस्ट, इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं। इसके बाद है ISO 2709 रिकॉर्ड का दूसरा भाग, ये है डायरेक्टरी। ये एक प्रकार के इंडेक्स या सूची के रूप में कार्य करता है जो ये बताता है कि रिकॉर्ड के भीतर विभिन्न डेटा फील्ड्स कहाँ स्थित हैं। जो डायरेक्टरी होती है वो कई एंट्रीज से मिलकर बनी होती हैं और इसमें प्रत्येक डायरेक्टरी एंट्री रिकॉर्ड में मौजूद किसी एक विशिष्ट डेटा फील्ड से जुड़ी होती हैं। और डायरेक्टरी रिकॉर्ड में फील्ड के लिए एंट्री की स्थिति प्रदान करती हैं और साथ ही फील्ड टैग भी प्रदान करती हैं। एक डायरेक्टरी एंट्री के 4 भाग होते हैं और इसकी लंबाई 12 कैरेक्टर्स से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें इसका पहला भाग है फील्ड टैग, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा भाग है लेंथ ऑफ द फील्ड, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। इसका तीसरा भाग है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन ऑफ द फील्ड, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। और इसका जो चौथा भाग है वो ऑप्शनल है इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफाइंड पार्ट है और इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद ISO 2709 रिकॉर्ड का तीसरा भाग है डाटा फील्ड्स। ये वेरिएबल फील्ड्स हैं, यानी इसमें जो इसकी संख्या होती है वो फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है। डाटा फील्ड्स एक स्ट्रिंग है जिसमें रिकॉर्ड में मौजूद सभी फील्ड और सब फील्ड डाटा शामिल होते हैं। इसके बाद ISO 2709 रिकॉर्ड का चौथा भाग है रिकॉर्ड सेपरेटर। इसमें 1 कैरेक्टर होता है और ये सबसे अंतिम में प्रयुक्त किया जाता है और इसमें हैशटैग या परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद हमने देखा ISO 2709 रिकॉर्ड के फील्ड्स यानी क्षेत्र देखे इसमें हमने 3 प्रकार के क्षेत्र देखे उसके। पहला है रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड, ये रिकॉर्ड की पहचान करता है और रिकॉर्ड बनाने वाले संगठन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। और रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड का टैग 001 है। इसके बाद है रिजर्व्ड फील्ड,
रिजर्व फील्ड वह डाटा प्रदान करते हैं जो रिकॉर्ड प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और रिजर्व फील्ड में हमेशा 002 से लेकर 009 और 00A से लेकर 00Z श्रेणियों का टैग शामिल होता है। और इसके बाद है नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक फील्ड। ये 010 से लेकर 999 और 0AA से लेकर ZZZ यानी ZZZ श्रेणियों के होते हैं, यानी जो इसके टैग होते हैं वो 010 से लेकर 999 और 0AA से लेकर ZZZ यानी ZZZ श्रेणियों के होते हैं। बिब्लियोग्राफिक फील्ड में डेटा और एक क्षेत्र विभाजक यानी फील्ड सेपरेटर शामिल होता है, और जो बिब्लियोग्राफिक फील्ड है इसे दो उपभागों में बांटा गया है। पहला है इंडिकेटर यानी संकेतक, इसमें 0 से लेकर 9 कैरेक्टर्स तक होते हैं, और इंडिकेटर्स आमतौर पर डेटा फील्ड के बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, नहीं सबसे पहले यही आते हैं। इंडिकेटर आमतौर पर फील्ड की सामग्री, रिकॉर्ड में फील्ड और अन्य फील्ड के बीच संबंध या कुछ डेटा हेरफेर प्रक्रियाओं में आवश्यक कार्रवाई के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। बिब्लियोग्राफिक फील्ड का दूसरा उपभाग है आइडेंटिफायर। इसमें भी 0 से लेकर 9 कैरेक्टर्स तक होते हैं, और ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड के भीतर डेटा की पहचान करता है। जो आइडेंटिफायर होता है ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड के अंदर डेटा की पहचान करता है। आइडेंटिफायर में एक विभाजक और एक पहचान कोड के साथ साथ डेटा युक्त एक पारिभाषिक लंबाई वाली स्ट्रिंग भी शामिल होती हैं। इसके बाद दो संस्थाएं थी, हमने उनके नाम देखे थे। पहला है ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और दूसरा है NISO नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अमेरिका की एक संस्था है जो स्टैंडर्ड्स का निर्माण करती है। तो आज हमने ISO 2701 के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। हमने इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि हमने कवर नहीं किया है, हमने हर एक चीज़ कवर कर ली है इस टॉपिक के बारे में। फिर भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे इस टॉपिक में ये चीज़ छूट गई है। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में Z39.50 के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।